तो आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं ना, वो किसी सस्पेंस या लीगल थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। मतलब सुनने में ऐसा लगेगा कि कोई कहानी घड़ी गई है। हाँ। लेकिन ये पूरी तरह से एक सच्ची घटना है। हाँ, और ये एक ऐसी घटना है जो हमारी न्याय प्रणाली और इंसानी फितरत की कई परतें खोलती है। बिल्कुल। अक्सर होता यह है कि भ्रष्टाचार से परेशान होकर कोई व्यक्ति पुलिस के पास जाता है, फिर एक पूरी योजना बनती है और भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा जाता है। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए कि क्या हो अगर अदालत के भीतर पहुंचकर जो कहानी का हीरो है, मेरा मतलब है शिकायतकर्ता, वो खुद ही मुजरिम के कटघरे में खड़ा हो जाए। यही तो इस मामले की सबसे बड़ी खूबी है। और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज की इस गहन चर्चा का आधार मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का एक बहुत ही विस्तृत फैसला है। और ये फैसला बिल्कुल ताज़ा है ना? जी हाँ, ये 14 पन्नों का जजमेंट 27 फरवरी 2026 को ही सुनाया गया है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इस एक अदालती फैसले के पन्नों को पलटना नहीं है। हम मुख्य रूप से पर्जरी यानी अदालत में झूठी गवाही देने के उन गंभीर परिणामों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें समाज में अक्सर बहुत हल्के में ले लिया जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी न्याय व्यवस्था सबूतों की पवित्रता को कितनी गंभीरता से लेती है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और कहानी को बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। समय है मार्च 2016 का। एक 65 वर्षीय व्यक्ति है जिसका नाम जगन्नाथ है। वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त पुलिस के पास एक शिकायत लेकर पहुंचता है। और वो शिकायत बहुत ही स्पष्ट थी। हाँ, जगन्नाथ का आरोप था कि आरईएस के जो एसडीओ हैं लोकेश्वर झरवड़े, उन्होंने उससे रिश्वत की मांग की है। 25,000 रुपए पहले ही दिए जा चुके थे और 60,000 रुपए और मांगे जा रहे हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक 65 साल का व्यक्ति एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ खड़ा हो रहा था, और जब ये शिकायत पुलिस के पास पहुंचती है तो लोकायुक्त जैसी संस्थाएं बहुत तकनीकी तरीके से काम करती हैं। मतलब सिर्फ बातों पर यकीन नहीं किया जाता? जी बिल्कुल नहीं। रंगे हाथों पकड़ने के लिए बाकायदा एक जाल बिछाया जाता है जिसे हम ट्रैप कहते हैं। 15 और 16 मार्च 2016 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम बनी और इस प्रक्रिया में 10,000 रुपए के नकद नोट दिए गए जिन पर केमिकल लगा हुआ था। वही केमिकल जिससे हाथ धोने पर पानी का रंग बदल जाता है? हाँ, फेनोल्फिथिलीन पाउडर, ताकि साबित हो सके कि आरोपी ने पैसे छुए हैं। और इसके साथ ही एक वॉइस रिकॉर्डर यानी डीवीआर का भी इस्तेमाल किया गया था, बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए। सही कहा। और सबसे अहम बात, इस पूरी कार्यवाही को निष्पक्ष साबित करने के लिए 2 स्वतंत्र गवाह बुलाए गए थे जिन्हें पंच साक्षी कहा जाता है। ये पुलिस वाले नहीं होते हैं, राइट? नहीं, ये अन्य विभागों के राजपत्रित अधिकारी होते हैं, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि पुलिस ने झूठी कहानी गढ़ी है। तो मतलब सबूत एकदम पक्के थे, गवाह मौजूद थे और ट्रैप पूरी तरह से बिछाया जा चुका था। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ट्रैप की ये कार्रवाई कोई 10 मिनट का काम नहीं है। इसमें घंटे लगते हैं। कागजी कार्रवाई होती है, शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाया जाता है। मतलब जगन्नाथ को पूरी तरह पता था कि वो क्या कर रहा है। वो इस ऑपरेशन का मुख्य हिस्सा था। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है। अगर हम मार्च 2016 से छलांग लगाएं और सीधे 7 अगस्त 2018 के दिन पर आएं, जब मामले की सुनवाई चल रही थी। हाँ, राजगढ़ की विशेष अदालत में। और यहीं पूरा पासा पलट जाता है। जगन्नाथ जो शिकायत करता था, जो ट्रैप का हिस्सा था, वो अदालत में गवाह के कटघरे में खड़ा होता है और पूरी तरह से अपनी ही बात से मुकर जाता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। वो जज के सामने कहता है कि एसडीओ ने तो कभी रिश्वत मांगी ही नहीं। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि कोई खुद पुलिस बुलाए और कहे कि मैंने तो फोन ही नहीं किया था। और ये कानूनी रूप से बहुत ही संगीन मामला है। जब कोई इस तरह से अदालत में पलटता है तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 193 और 196 लागू होती है, जो झूठी गवाही से जुड़ी हैं। हाँ, धारा 193 झूठे साक्ष्य देने के लिए है और 196 उस झूठे साक्ष्य को असली मानकर इस्तेमाल करने के लिए है। एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए जानबूझकर झूठ बोलना न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाना है। और जगन्नाथ का झूठ कोई छोटा झूठ नहीं था। जब उसे उसकी अपनी शिकायत दिखाई गई, जिसे प्रदर्शित P02 और P03 कहा गया, तो उसने अपने हस्ताक्षर पहचानने से ही मना कर दिया। ये तो सफेद झूठ था। बिल्कुल।
और हद तो तब हो गई जब अदालत में वो टेप रिकॉर्डिंग चलाई गई। उसने ये मानने से भी मना कर दिया कि उसमें उसकी या अधिकारी की आवाज है। खुद डीवीआर लेकर जाना और फिर मुकर जाना। इसी वजह से तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री डीपी सिंह सिवाच ने तुरंत जगन्नाथ के खिलाफ झूठी गवाही का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। एक तरफ जगन्नाथ कह रहा है कि मेरे हस्ताक्षर नहीं है, मेरी आवाज नहीं है, तो अभियोजन पक्ष ने ये कैसे साबित किया कि जगन्नाथ 2018 में झूठ बोल रहा है और 2016 वाली बात सच थी? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो अदालतें सिर्फ बयानों पर भरोसा नहीं करती। यहाँ दस्तावेजी और परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। मतलब जो गवाह पेश किए गए थे। हाँ, अभियोजन पक्ष ने विवेचक वी.के. सिंह और उन 2 स्वतंत्र राजपत्रित अधिकारियों लेजरूज लकड़ा और विनोद श्रीवास्तव को पेश किया, जो ट्रैप के समय पंच साक्षी थे। और उनकी गवाही ने जगन्नाथ के झूठ की पोल खोल दी। बिल्कुल। लेजरूज लकड़ा और विनोद श्रीवास्तव ने साफ बताया कि शिकायत की कॉपी जगन्नाथ को जोर जोर से पढ़कर सुनाई गई थी और उसने खुद अपनी मर्जी से हस्ताक्षर किए थे। और विवेचक ने भी यही कहा होगा। जी, वी.के. सिंह ने बताया कि जगन्नाथ खुद 10,000 रुपए और डीवीआर रिकॉर्डिंग लेकर आया था। और एक और महत्वपूर्ण बात थी ट्रांसक्रिप्ट पंचनामा। हाँ, इसे थोड़ा समझाएं, ये ट्रांसक्रिप्ट पंचनामा क्या होता है? ये मूल रूप से उस ऑडियो रिकॉर्डिंग का लिखित रूप होता है। बातचीत को कागज पर शब्द दर शब्द लिखा जाता है और उस पर गवाहों और शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। और इस मामले में उस पर भी जगन्नाथ के हस्ताक्षर थे? बिल्कुल। तो दस्तावेजी साक्ष्य और स्वतंत्र गवाह चीख चीख कर कह रहे थे कि जगन्नाथ सब जानता था। लेकिन बचाव पक्ष भी तो चुप नहीं बैठा होगा। पूरी निष्पक्षता के साथ अगर देखें तो जगन्नाथ के वकील श्री अमित व्यास ने भी अपनी दलीलें रखी होंगी। हाँ, उनकी रणनीति मुख्य रूप से जगन्नाथ की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। उनका तर्क था कि जगन्नाथ एक 65 वर्षीय कम पढ़ा लिखा साधारण ग्रामीण व्यक्ति है। उसने खुद आवेदन टाइप नहीं किया था, उसे झूठा फंसाया गया है। और उन्होंने एक इंदु नाम का किरदार भी कहानी में डाल दिया था। अरे हाँ। बचाव पक्ष ने कहा कि ट्रैप के समय किसी इंदु नाम के व्यक्ति का जिक्र था और रिश्वत का पैसा असल में इंदु से बरामद हुआ था, न कि एसडीओ लोकेश्वर झरवड़े से। और सुनने में ये किसी को भी भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है कि एक बेचारे बुजुर्ग को फंसा दिया गया। हाँ, एक पल के लिए ऐसा ही लगता है। लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलिमा दिब्यदत्त ने अपने 14 पन्नों के फैसले में इन सभी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी प्रक्रिया से अनजान था। और देखा जाए तो ये कोई रास्ते चलते हुए घटना तो थी नहीं। कोई व्यक्ति अपने गांव से निकलकर भोपाल में लोकायुक्त के दफ्तर जाता है, ट्रैप में हिस्सा लेता है, रिकॉर्डिंग करता है, फिर 2 साल बाद अचानक अज्ञानता का नाटक करता है। बिल्कुल। अदालत ने यही कहा कि ये स्वीकार्य नहीं है। और वो जो इंदु वाली कहानी थी उसका क्या हुआ? उसे भी पंच साक्षियों की गवाही ने खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि जगन्नाथ ने शिकायत करते समय कभी किसी इंदु का नाम नहीं लिया था। उसने सिर्फ एसडीओ झरवड़े पर आरोप लगाया था। मतलब ये इंदु वाला एंगल सिर्फ अधिकारी को बचाने के लिए बाद में गढ़ा गया था। जी, और पंच साक्षियों की जगन्नाथ से कोई दुश्मनी तो थी नहीं जो उसे फंसाते। उनकी गवाही पूरी तरह से भरोसेमंद मानी गई। तो इस सब का क्या अर्थ निकलता है? 27 फरवरी 2026 को अंतिम फैसला आया और जगन्नाथ को आईपीसी की धारा 193 और 196 के तहत दोषी करार दिया गया। सजा का विवरण भी बहुत सख्त था। उसे धारा 193 के तहत 1 साल का सश्रम कारावास यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 1,000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया। और सश्रम कारावास का मतलब है जेल में रहकर शारीरिक श्रम करना। हाँ, और जुर्माना न भरने पर 1 सप्ताह की अतिरिक्त साधारण जेल। एक 65 साल के व्यक्ति के लिए ये काफी बड़ी सजा है। इसीलिए बचाव पक्ष ने उम्र और लकवाग्रस्त होने का हवाला देकर परिवीक्षा यानी प्रोबेशन की मांग की थी। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत। हाँ, जिसके तहत अच्छे आचरण पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन अदालत ने इसे ठुकरा दिया। अदालत का संदेश साफ था कि ऐसे मामलों में दया नहीं दिखाई जा सकती। बिल्कुल। भ्रष्टाचार के मामलों में झूठी गवाही देकर असली अपराधियों को बचाना समाज और न्याय प्रणाली के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर नरमी बरती गई तो लोग न्याय व्यवस्था को मजाक ही समझ लेंगे। और हमारे देश में गवाहों का मुकरना वैसे भी भ्रष्टाचार के मामलों को कमजोर करने का बड़ा कारण रहा है। तो ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सबक है।
ये बताता है कि अदालत के कटघरे में कही गई बातों का कितना महत्व है। आज के युग में जहां हर चीज रिकॉर्ड होती है, कोई भी व्यक्ति अपनी ही शुरू की गई कानूनी प्रक्रिया से ऐसे भाग नहीं सकता। आप व्यवस्था को चालू करके ये नहीं कह सकते कि मुझे कुछ याद नहीं। बिल्कुल, झूठ के पैर अदालत की दहलीज पर आकर लड़खड़ा ही जाते हैं। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर हमें फाइलों से बाहर निकलकर सोचना चाहिए। कैसा सवाल? यही कि आखिर वो कौन सी मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, या वो कौन सा भारी दबाव, लालच या डर होता है जो एक आम नागरिक को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का साहस तो देता है, लेकिन 2 साल बाद अदालत में मुकरने पर मजबूर कर देता है।